मैम। थैंक यू। वेलकम मैम। थैंक यू। नमस्कार। जय आरसीएम। और आज जैसे गणतंत्र दिवस है और बसंत पंचमी है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं नमन करना चाहूंगी हमारे बीच छाबड़ा जी का कि आज जो हमारे बीच इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि हम यूथ को हम आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं कि जैसे सर ने कहा 21 दिन में आदत लगती है और 90 दिन में हमें लत लग जाती है कि करना ही है। तो ये सर का जो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत सरल और सिंपल और सुलझा हुआ लगा। और जैसे कहते हैं ना कि हम इस दुनिया में आए हैं हमारे माता पिता की वजह से, बट दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो हमें लाइफ के साथ सीखना पड़ता है। तो वही चीज मैं आज आप सभी को बताने आई हूँ कि मेरी लाइफ कहानी कैसी थी, कैसी है और कैसी रहेगी। रहेगी का तो पता नहीं, बट मुझे क्लियर है कि मैं अपना आने वाला भविष्य कैसा करना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, यहाँ पे आपने मुझे बुलाया। और थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, संध्या जी, कश्मा जी और सभी जी, यहाँ पे जितनी मेरी बहनें बैठी है, भाई बेटे, पिताजी बेटे हैं, सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सभी ने मुझे आज यहाँ पे सुनने के लिए आमंत्रित हुए हैं। और मैं उस खुदा का, उस भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार मानती हूँ कि उनकी वजह से आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, आरसीएम मिला है। और आरसीएम के रूप में मुझे जो सबसे बड़ी अनमोल चीज मिली है वो मेरे हस्बैंड है, क्योंकि हस्बैंड नहीं होते तो ये आरसीएम नहीं होता, आरसीएम नहीं होता तो मैं आज आपके बीच नहीं होती। थैंक यू सो मच टू ऑल कि आप सभी ने मुझे आज सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि मेरी लाइफ को अगर आप देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा कि मेरी लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ। और छोटी छोटी चीजों को अगर हम लेके चलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, राइट। तो आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस। जी, स्क्रीन आ गई मैम। जी जी। मैंने छोटी सी एक प्रेजेंटेशन बनाई है अपने लिए कि आप सभी को मेरी बात सरल तरीके से समझ में आए और आप वो रिलेट कर पाए अपनी लाइफ के साथ कि आज मैं जहाँ हूँ शायद हो सकता है कि कोई और होता या कोई और होती, बट आज मैं बहुत बहुत अपने अंदर से एक कह सकते हैं खुशी व्यक्त कर रही हूँ कि आज मेरी बायोग्राफी आप सभी सुनने के लिए यहाँ पे आए। तो थैंक यू सो मच। और आज जैसे 26 जनवरी है, आज का प्रोग्राम आप सभी के लिए रखा गया है, तो आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो पहली प्रेजेंटेशन ये है कि देखिए मैं मेरी लाइफ में एक छोटी सी लड़की, कह सकते हैं कि बिंदास एकदम निडर, किसी भी चीज से ना डरने वाली एक स्कूल की टॉपर तो नहीं कहूंगी, सबसे मस्तीखोर, चुलबुली और कह सकते हैं कि टॉम बॉय टाइप से रही हूँ। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रो है। मेरी फैमिली है, 5 भाइयों बहनों में एक मैं सबसे छोटी हूँ। दादी है, मम्मी पापा बुआ जी, बस छोटी सी फैमिली थी। बट कहते हैं उस समय की ये छोटी फैमिली हुआ करती थी, उससे पहले फैमिली में बहुत बड़े बड़े बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी, दादा दादी, चाचा चाची, काका काकी। तो मेरी फैमिली में पापा थे, मम्मी थी और 2 बुआ थी। देखिए मैं आज आपसे बोलने में आज पता नहीं क्या अंदर से खुशी हो रही है कि मैं अपनी बात भी बता नहीं पा रही, क्योंकि आज जो मैंने आज प्रेजेंटेशन बनाई है शायद मुझे पता नहीं कि वो सही है या नहीं, पर कहीं गलत हो जाए, कहीं चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट कॉन्फिडेंस लड़की रही हूँ, टॉम बॉय टाइप रही हूँ और एक अच्छी जॉब प्रोफेशनल से रही हूँ, बीकॉम ऑफिस मैनेजमेंट किया है और ऑफिस वर्क कर चुकी हूँ और काफी अच्छी सैलरी पा चुकी हूँ। कहते हैं ना कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लड़की को पहला जो फेज देखना पड़ता है कि आप अपना खर्चा खुद उठा पाते हो कि नहीं। तो ये मेरी बहुत छोटी सी एज की फोटो है जब मैं 11th में थी। तो 11th में मैं कहते हैं कि उस समय समझ भी नहीं रहती कि हमें लाइफ में क्या करना है। तो उस समय जब मैं छोटी थी तो मुझे एक था कि मैं अपने पापा मम्मी पे कभी आश्रित नहीं रहना चाहती। ये बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ कि उस समय हम बच्चियों को कोई समझ ही नहीं होती है कि हमें क्या करना है लाइफ में, आगे कहाँ जाना है। बट मेरा एक कॉन्सेप्ट ये था कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती, कि किसी के आश्रित नहीं रहना चाहती।
कोई मुझे 10 रुपए दे, किसी के आगे मैं 10 रुपए के लिए हाथ फैलाऊं, 20 रुपए के लिए, या मुझे कोई ड्रेस लेना हो तो मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं, ये मुझे गवारा नहीं था। वो एक होता है बचपन में कि यार मम्मी पापा होते हैं तो किसी की चीज की जरूरत नहीं होती है। बट मेरे फैमिली में शायद मेरा ही माइंड थॉट बहुत अलग था कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस देना चाहती थी, आत्मनिर्भर रहना चाहती थी। तो कहते हैं ये आरसीएम में आने के बाद नहीं मिला, मुझे बचपन से ही था। तो जब मैं 11th में थी तो मैं छोटे से स्तर पे डांस क्लास और कोचिंग क्लासेस लेती थी बच्चों की, जिससे अपना खर्चा निकाल सकूं। जब कॉलेज क्लियर करा, कॉलेज क्लियर करने के बाद ऑफिस में ज्वाइन किया तो 10,000 सैलरी से मेरी पगार स्टार्ट हुई, और सैलरी 10,000 भी उस समय मेरे लिए बड़ी बात होती थी। फिर कुछ वर्ष मतलब 3 साल मैंने काम किया और डेडिकेशन के साथ काम करते करते मेरी सैलरी 45,000 पर मंथ हो गई थी। तो मैं काफी इंडिपेंडेंट लड़की हो गई थी कि मेरे सारे खर्चे, छोटी छोटी ख्वाहिशें मैं खुद से पूरी कर लेती थी, कि मुझे मम्मी पापा की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और फिर उस वक्त केस आया कि लड़के देखना चालू हो गए। भैया होता है कि एक लड़की के वक्त होता है कि 18 साल के बाद आपकी एक एज होती है कि 18 साल के बाद लड़की की शादी हो जाना चाहिए। राइट, आप सबके के साथ हुआ होगा। और कहते हैं कि 12वीं क्रॉस करते ही, 12th क्रॉस करते ही सभी जने चालू हो जाते हैं, और घर वालों से ज्यादा आस पड़ोसी वाले चालू हो जाते हैं। राइट, कि आपकी लड़की बड़ी हो गई है, कभी शादी करोगे, कब आप कोई इसके साथ किसी के साथ भाग ना जाए। और मतलब उल्टे से उल्टे सवाल करते थे मम्मी पापा के साथ, और काफी सारी चीजें बोलते थे मम्मी पापा को कि कहीं भाग गई तो लड़की आपकी टॉम बॉय है, इतना पैसा कमाती है, अपना लाइफ अलग खुद जीती है, तो उसके लिए भी लड़का देखो। और कहते हैं ना, बचपन में मैं सबसे छोटी थी तो सबकी लाड़की, चुलबुली, बिंदास, तो मुंह में आए वो बोल देने वाली। तो इस टाइप में थी मैं कुछ। तो पापा मम्मी जब भी शादी की बात करते थे तो मेरा एक ही ड्रीम था कि मैं खुद पहले सेटल हो जाऊं, फिर मैं शादी के लिए सोचूंगी कि मैं अगर किसी से शादी करती हूँ तो मैं किसी पे डिपेंड ना रहूं। और मेरे लिए एक लड़का ऐसा चाहिए था कि जो मुझे मेरे ड्रीम्स फुलफिल करने से ना रोके। राइट, तो मेरा एक ही मकसद था कि एक तो लड़का अब मेरे ड्रीम्स मुझे जीने दे, सेकंड कि मैं इतना करा है, मैंने एजुकेशन किया है, अपना क्वालिफिकेशन किया है, माइंड थॉट है, उसको फुलफिल करने दे, अपने कंप्लीट करने दे। और थर्ड ये था कि वो शादी के बाद दहेज ना मांगे। मतलब कहते हैं ना कि 18 साल के बाद मैंने कई सारे लड़के देखे हैं, ऐसा नहीं कि लड़के नहीं देखे। तो कुछ ऐसा वक्त था कि मैंने इन 5 साल, 5 से 6 सालों में मैंने कुछ 26-27 लड़के देख चुकी थी। और 28वें दीपक जी थे। तो जब दीपक जी से मेरी पहली मुलाकात हुई तो वहाँ पे होता क्या है, कई सारे लोगों को लगता है कि ये अदर कास्ट का है, शायद इसका अफेयर होगा। तो नहीं जी, मैं प्रजापति फैमिली से बिलोंग करती हूँ, कुमार, ब्राह्मण कुमार फैमिली से बिलोंग करती हूँ। दीपक जी बाफना जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, मारवाड़ी फैमिली से। तो जब इनका रिश्ता मेरे लिए आया तो काफी लोगों ने सवाल उठाया कि अदर कास्ट में आप लड़की की शादी कर रहे हो, कहीं लड़का लड़की के पसंद का तो नहीं है। तो मेरे पापा ने कहा नहीं नहीं, वो एक शादी.com होता है, वहां पे जाके हमने हमारी लड़की का मैरिज का ब्यूरो में डाला था। तो वहां पे हम दोनों का मुलाकात हुआ, फिर पापा मिलाने ले गए, फैमिली मिलाने ले गई। तो दीपक जी के लिए शायद उस वक्त मैं फर्स्ट लड़की थी और बाई चांस मैं ही लग गई। तो कहते हैं ये रब चाहता था कि हम दोनों एक दूसरे को मिले। वो तो बात थी कि हमारे में जमेगी कि नहीं, क्योंकि मैं एकदम एकदम ओपन माइंडेड लड़की हूँ, और दीपक जी थोड़े शाय किस्म के इंसान थे। तो उनके लिए मैं फर्स्ट लड़की थी और मेरे लिए वो 27-28 से लड़के थे देखने वाले। क्योंकि कहते हैं मैंने 27 लड़के देख देख के मैं प्रिपेयर हो गई थी कि मुझे लड़के से क्या सवाल करना है, क्या पूछना है। तो जब दीपक जी और मेरी पहली मुलाकात हुई तो मैंने पहले हाय हेलो नहीं करा। मैं उनको पहले ऊपर से नीचे देखा, मेरा लड़का दिखने में ठीक ठाक है। फिर जब कहते हैं ना 2 मिनट जाओ अपनी जिंदगी का फैसला कर लो, शादी करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है तो मना कर देना। और मैंने जो 27 लड़कों को मना किया था वो उनकी 2 मिनट के सेशन के वक्त हुआ था, कि 2 मिनट हमको जो बात करने के लिए भेजते थे। तो उस वक्त एक लड़की में सिक्स सेंस होता है, राइट, कि वो समझ जाती है कि सामने वाले लड़के में क्या इंटेंशन है आपके लिए। तो जब 2 मिनट के लिए हमें भेजा गया तो दीपक जी के लिए मैं जैसे पहली लड़की मैंने बताया, तो ये डरे हुए थे।
मतलब घबराए हुए थे, इनको कोई नॉलेज नहीं कि कैसे बात करना है, क्या पूछना है सवाल। तो ये अपनी बहन को अपने साथ लेके आ गए। तो मैं उस वक्त हंस दी, मैंने यार ये इसको मैं किडनैप करके तो नहीं लेके जाने वाली थी, ये इतना क्यों डर रहा है, और मुंबई जैसे शहर में रह के ये बंदा मुझसे मिलने से डर रहा है। तो जब साइड में लेके गए, हम लोग बातचीत करे, तो मैंने पहले हाय हेलो नहीं करा, मैंने उनसे सीधे सवाल पूछा कि आप कितना कमाते हैं। तो दीपक जी ने कहा था कि 3-4 लाख रुपए, बस इतना बोल के वो चुप हो गए थे। तो मैं, जैसे मैंने कहा, मैं एक जॉब वर्किंग पर्सन रही हूँ, 45,000 अच्छी खासी सैलरी थी। तो मैंने 3 लाख पर ईयर का बता रहे हैं, ये तो इनका मंथली, तो इनसे ज्यादा मैं कमाती हूँ मतलब। तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा ईगो आ गया, तो मैंने उनसे पूछा कि 3 लाख रुपए ईयरली पैकेज कम नहीं है? तो बोलते नहीं नहीं, मैं 3 लाख रुपए पर मंथ का बता रहा हूँ। मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ, 3 लाख पर मंथ, मैंने ये क्या काम करता है इसका। तो मैंने इनसे पूछा कि आप क्या करते हैं? तो इन्होंने कहा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ। तो जैसे सर ने बताया, बीसी सर ने, कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, उस फैमिली में दूर दूर तक कभी किसी ने डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम कभी सुना ही नहीं था। तो मुझे पता नहीं चला कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, तो मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा। मैंने सेकंड बात अपनी ये रखी, देखिए मैं, मुझे आप पसंद है, और पहला ये है कि मैं आपको दहेज ही नहीं दे सकती। तो इनका अचानक से रिप्लाई आया कि तुमको, आपको क्या लगता है कि मैं 3 लाख कमाता हूँ, मैं आपसे दहेज लूंगा? तो मेरे माइंड में एक चीज क्लियर हो गया था कि यार बंदा सही है, कुछ भी हो, शादी तो इसी से करेंगे। फिर सेकंड मैंने अपना रखा कि देखिए, मैं अपनी शादी के बाद अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहती हूँ, जॉब करूंगी या कोई बिजनेस करूंगी, हाउस वाइफ बन के नहीं बैठूंगी। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास आपका कर सकते हो, और हम भी ओपन माइंडेड सिटी में रहते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसी कोई रोक टोक नहीं रहेगी। मैंने कहा आप मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो, राजस्थानी कल्चर होता है, तो बोलते हैं आप उसका टेंशन मत लो, हमारे यहाँ सब ओपन माइंडेड है। तो ठीक है। फिर हमारी बातचीत चालू हुई, फिर एक वक्त आया जब हमारी सगाई हुई। सगाई के बाद हमारा एक मौका था कि फर्स्ट टाइम हम दोनों इतने क्लोज थे, और सगाई के बाद मेरा फर्स्ट बर्थडे आया कि हम दोनों साथ में सेलिब्रेट करने वाले थे। तो वो कुछ सरप्राइज वाला था कि उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया, और इंदौर आ गए। इंदौर से बिलोंग करती हूँ, सॉरी बताना भूल गई, इंदौर से बिलोंग करती हूँ। इंदौर में जब ये आए, इन्होंने मुझे बताया नहीं कि मैं इंदौर आ रहा हूँ, और हमारे फोन पे कन्वर्सेशन होता था, और बातचीत में ये बता रहे थे कि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, कि मेरा मीटिंग है। इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया, घर पे आया, केक कटिंग किया। सरप्राइज देने के बाद वो जो गिफ्ट देने का मोमेंट आता है, जैसे करिश्मा जी ने कहा कि गिफ्ट मोमेंट पे मैं थोड़ा एक्साइटेड थी, मेरे से ज्यादा मेरे पापा एक्साइटेड थे कि भैया इतना पैसा कमाता है, क्या लेके आया होगा। तो मैं भी बहुत ज्यादा अंदर से, मतलब दिल कुछ सा हो रहा था। तो बहुत अंदर से अच्छा लग रहा था, कुछ तो अच्छा सा एंटिक पीस होगा, या फिर कुछ गोल्ड होगा या डायमंड होगा, या ऐसे डिमांड ऐसे दिमाग में आने लग जाती है कि शायद कुछ तो होगा। तो जब बॉक्स का साइज कुछ अच्छा खासा बड़ा था, तब बॉक्स खोला तो उसके अंदर से निकला न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का डब्बा, स्ट्रॉबेरी न्यूट्रीचार्ज वुमेन की टैबलेट। तो मैं उसको देख के हंस दी। और उस वक्त के बीच कई बार इन्होंने मुझे बताने की कोशिश करी डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। तो मैंने, एक थॉट होता है ना यार, लड़की क्या है यार ये आदमी, मतलब बर्थडे के दिन कौन अपने कंपनी के प्रोडक्ट गिफ्ट करता है, तो वो चीज मेरे दिमाग में रह गया। तो मैंने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा कि मैंने, यार पहला बर्थडे, आने वाले बर्थडे पे जब शादी के बाद सब सिखा दूंगी कि कैसे गिफ्ट दिया जाता है। पर उस वक्त कुछ नहीं कह पाई थी। फिर अगले दिन जब हमारी बातचीत स्टार्ट हुई, हम लोग घूमने जाने लगे, तो इन्होंने मुझे कहा कि देखो सपना, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो बहुत बड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, आप इसमें काम कर सकते हो, तुम्हारा फ्यूचर भी सिक्योर हो सकता है। तो मैं, वो एक कहते हैं ना जॉब करने वाला दिमाग, वो जॉब पे ही अटका था। मैं कितना भी कोशिश कर लेती ना उनका बिजनेस समझने की, उस वक्त तो नहीं समझ पाती। तो वो नहीं, उन्होंने सोचा कि चलो मैं इसको समझाता हूँ। कहते हैं बर्थडे के दिन एक कपल कहाँ घूमने जाता है, मूवी देखने जाता है, आउट ऑफ स्टेशन जाता है, हिल स्टेशन जाता है, या फिर कोई रेस्टोरेंट जाता है, कि 5 स्टार होटल जाता है, घूमने जाता है, एक्सेट्रा।
बट ये जो बंदा था दीपक बाफना जी, तो इन्होंने मुझे फर्स्ट लेके गए रेस्टोरेंट में, अच्छी खासा रेस्टोरेंट था। मैंने कहा, चलो आज का डिनर हमारा शायद स्पेशल मोमेंट कुछ करना चाहते हैं। तो ये मुझे एक रेस्टोरेंट में लेके गए, वहां पे वो अपना बैग, जो कहते हैं आरसीएम वाला बैग, अपना लेके ही आए उस वक्त भी। तो उन्होंने बैग नीचे रखा, मुझे लगा कि इस बैग में शायद कुछ गिफ्ट होगा, कि नाइट में देने, मम्मी पापा के सामने शायद हिचक रहे होंगे, तो अब दे रहे हैं शायद साइड में ले जाके। तो उस समय भी मैं एक्साइटेड हो गई, यार कुछ तो अलग है। तो उन्होंने उस वक्त क्या किया, उन्होंने बैग में से एक डायरी निकाली, पेन निकाला, और उस वक्त जो मोमेंट होता है एक लड़की लड़के के बीच, उस समय वो मोमेंट के बीच लेके आ गए नेटवर्क मार्केटिंग का, आरसीएम का बिजनेस प्लान। ओ भाई, मेरा तो दिमाग मतलब सातवें आसमान पे था। तो मैंने, यार आज का दिन तो सेलिब्रेट कर लेते हैं। पर उस वक्त उनका एक अलग मोटिव था कि अगर ये अभी समझ जाएगी तो मुझे आने वाले समय में इतना दिक्कत नहीं होगा। तो कहते हैं ना, एक औरत का दिमाग उस वक्त तक चलता है जब तक वो अपने सीमित में रखती है, सीमा में रखती है। और उस वक्त मैंने अपना दिमाग सेटल कर रखा था कि जॉब में ही अपना खुद का बिजनेस, ये चीज सोच के रखा था। तो दीपक जी कितना भी समझा लेते, मैं समझने वाली थी नहीं। फिर चलो भाई, बात आ गई। फिर समझ गए, घर चले गए। फिर शादी का वक्त आया। जब मैं ये शादी हो रही थी, तो शादी के वक्त में अंदर से घबरा रही, क्योंकि जब इंदौर में ये फंक्शन रखा गया, इस फंक्शन में आरसीएम के लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि एक कंपनी में कितने लोग होते हैं, और मैं एक जॉब सेक्टर में काम करने वाली। तो मेरा एक माइंड सेट था कि 50 लोग, 60 लोग। उस समय शादी में आरसीएम के 250-300 लोग कुछ करीब थे। वो सब स्टेज पे आके दीपक जी को जेआरसीएम कर रहे थे, कि कंग्रेचुलेशन कर रहे थे। तो मैं दीपक जी का मुंह देख रही थी, मैं, यार स्टेज पे जेआरसीएम कौन बोलता है। तो उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा। फिर इस फैमिली में आ गई, मैं बाफना फैमिली में आ गई। बाफना फैमिली में आने के बाद एक अच्छे घर में सेटल हो गई। आरसीएम का कह सकते हैं कि मुंबई में खुद का घर लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो मुंबई में खुद का 3 BHK लेना, और आज की इस फ्लैट का मतलब कीमत तो नहीं पता मुझे, बट इस फ्लैट में सारी सुख सुविधाएं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी फैमिली से फैमिली में आई, सब घर में स्वागत हुआ, अच्छे घर में स्वागत हुआ। तो भैया कहते हैं ना कि आरसीएम में आने का पहला जो पॉइंट था मेरा, कि आरसीएम में मैं कैसे लेके आई गई। तो एक मेरे पास वीडियो है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आई नो आपको ये दिखेगा, ये वीडियो देखिएगा। मेरी शादी का ये तीसरा दिन था। मतलब शादी करके मैं जब मुंबई आई, और मुंबई में तीसरे दिन पे हाथ में मेहंदी लगी हुई, मांग भरी हुई, सारे गहनों से लदी हुई थी। और इस समय कहते हैं कि लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तो मेरा साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था, मैं बहुत घबराई हुई थी। आपके पास ही शायद आवाज आ रही है कि नहीं, पता नहीं। आवाज आ रही है आप सभी को? नहीं आ रही। नहीं आ रही, कोई बात नहीं। आप इसको मूवमेंट को देखिए कि उस वक्त मेरी अंदर से क्या हालत हो रही थी। और कहते हैं ना कि लड़कियां घबराई हुई रहती है। और उस वक्त ये नजारा था कि मैं 2500 लोगों के बीच दीपक को स्टेज पे खड़े होके हार पहना रही थी। उस समय मैं अंदर से घबराई हुई थी, मुझे रोना आ रहा था, मैं नहीं बता सकती। और बहुत बड़े बड़े वहाँ के लीडर्स थे, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा आरसीएम का फंक्शन होता है, इतना बड़े लोग मेरे बीच खड़े। मुझे उस वक्त बिल्कुल खबर नहीं था कि ऐसा भी होता है करके। पर जब लोगों ने मुझे स्टेज पे बुलाया, आमंत्रित किया, और वो वरमाला वाला कॉन्सेप्ट वापस से हमारा शादी वाला यहाँ पे दोहराया गया, तो अंदर से गुदगुदी सी भी हो रही थी, और डर भी लग रहा था कि मैं रो देती। और फर्स्ट टाइम बीसी सर के हाथों मुझे फ्लावर मिला, और सबने मेरा वेलकम किया। और ये सब लोग जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सब मुझे घूर रहे थे। हम कहते हैं ना कि नई नवेली दीपक जी को आसिम का बेटा माना जाता है, तो ये 2500 लोग मिलके मुझे कंटिन्यू घूर रहे थे। तो बस मेरा वो 2 सेकंड का मोमेंट था कि मैं इस मोमेंट पे रो देती। ये एक सेकंड वीडियो है जो आपके बीच लेके आ रही हूँ मैं। ये सेकंड वीडियो में हमारे माननीय त्रिलोचन जी छाबड़ा जी है। तो इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। मुझे नहीं पता था ये इतने बड़े ऑनर है आरसीएम के। उस वक्त मैं पहले तो नई नवेली दुल्हन, और शादी के बाद घबराई हुई, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे
हमें लेके आए और पहली बार हमें इतना बड़ा सम्मान मिला किसी सर के हाथों। और उनने अपनी माला उतार के जब हमें हमारे गले में पहनाया तो उस समय थोड़ा मन शांत हो गया कि नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई डर की जरूरत नहीं है। और बड़े बड़े हमारे लीडर्स, मुकेश सर, छत्री सर और बड़े बड़े सर, हमारे कदम जी, दिनेश चौधरी सर, सब हमारा वेलकम कर रहे थे। तो उस वक्त जो चीज चल रही थी दिमाग में कि यार आरसीएम में कैसे कर पाऊंगी, कैसे मैं लोगों को अपनी बात बता पाऊंगी, मुझे तो आरसीएम का नॉलेज भी नहीं है। तो दीपक जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आरसीएम भी कर लेंगे। तो उस वक्त था कि मैंने आरसीएम की पहली मीटिंग अटेंड करी थी, वो आरसीएम की एनिवर्सरी थी। उसके बाद आज हमारी शादी को 5 साल कंप्लीट होने आ गया है। और कह सकते हैं 24 साल की एज में लड़की का दिमाग इतना ओपन नहीं रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, शादी के बाद कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि नई नवेली दुल्हन के ऊपर काफी सारी चीजें आ जाती है कि आपको फैमिली संभालना है, ये देखना है, बाहर जाना है, लोगों को देखना है, और रिलेशन में आपको उठना बैठना है, तो अपनी मर्यादाओं के हिसाब से काम करना था। तो दीपक जी ने मुझे काम डाउन किया कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत मैं घबरा गई थी। पर कहते हैं कि शादी के बाद जो आपका जीवन साथी होता है वो आपके सारे सपने पूरे कर सकता है। और अगर आपके जीवन साथी आपको प्यार करने वाला मिल गया, आपके सारे ड्रीम्स पूरे करने वाला मिल गया, तो आपके जीवन सुधर जाएगा। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि आरसी में दीपक जी का रूबी का पिन है और इतना बड़ा लेवल है, इतने लोग उनको प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर भाव करते हैं। तो मुझे नहीं पता था। फिर धीरे धीरे मैं मीटिंग में जाने लगी, लोगों से मिलने लगी। तो काफी सारे जो अंदर से रहता है ना, कि जब मैं फोटोज डालती थी सोशल मीडिया पे तो मेरे फ्रेंड्स कहते थे यार तू क्या काम करती है, तू कहाँ ऐसा घुमा करती पागल जैसे स्टेज पे खड़े होके नेता वेता बन गई है क्या। तो मैं उनको कहती थी नहीं, मैं नेता नहीं, मैं लीडर बन गई हूँ और खुद मोटिवेशनल स्पीकर बन गई हूँ, काम कर रही हूँ आरसीएम का, डायरेक्ट सेलिंग का। तो मेरे फ्रेंड्स जो थे वो भी ऑफिस का काम करते थे, ऑफिस वर्कर्स थे। तो उनका माइंड सेट था भैया तेरा कितना कमा लेती है तू, ये कर लेती है। तो जब मैं उनको बोलती थी ना कि मैं पर मंथ मेरे हस्बैंड 3 लाख रुपए महीना कमाते, तो उनको बिलीव नहीं होता था। बोलते नहीं नहीं, उनकी कोई अच्छी जॉब होगी, अच्छा उनका पहले का बिजनेस होगा। मैंने नहीं, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये यहाँ पे रॉयल्टी जैसे इनकम आती है कि काम एक बार करो, आने वाले समय में इनकम बार बार मिलेगी। तो वो लोग बिलीव नहीं करते थे। पर आज का समय है कि लोग मेरी बातों पर विश्वास करते, मुझे सुनते हैं। आरसीएम में दीपक जी का साथ मुझे बहुत, मतलब कह सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड मिला, कि वो मेरी लाइफ में आ गई। उनसे जब कहते हैं ना कि एक जीवन में जीवन साथी प्यार करने वाला मिल जाए तो आपकी सारी खुशियां पूरी कर देता है, और एक गलत इंसान मिल जाए तो आपकी सारी दुनिया बिगाड़ देता है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी आरसीएम का, थैंक यू कहना चाहूंगी कि उनकी लाइफ में आरसीएम आया, जिसकी वजह से मेरे सारे ड्रीम्स पूरे हो गए। और यहाँ पे इन्होंने कह सकते हैं शुरू से लेकर अभी तक मेरे कोई भी सपने कभी अधूरे नहीं छोड़े। और कहना चाहूंगी कि आरसीएम में आने के बाद मैं ये चीज सीख गई कि आरसीएम से अगर हम महिलाएं काम करना चालू कर दे, या हमारा माइंड सेट चालू हो जाए, हम काम करके अपनी खर्चा खुद से उठा सकते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो जब मैं शादी होके आई तो सब ये कहते थे कि अब पति के पैसे पे ऐश करेगी, ये करेगी, वो करेगी। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं अपना खुद का काम करूंगी, खुद अपना कमाऊंगी। तो आरसीएम के बाद में डेपो भी संभालने लगे। जैसे सर ने बताया, हमारे पास आरसीएम के महाराष्ट्र में 2 डेपोज है, और 2 डेपोज में एक भिवंडी है, एक दादर है। तो दादर में मैनेज करती हूँ, भिवंडी दीपक जी मैनेज करते हैं। और कहना चाहूंगी कि दादर में मेरी प्रेजेंट काफी ज्यादा रहती है। और कहते हैं ना कि अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं मिले तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस बिजनेस को मेरी फैमिली, जैसे कह सकते हैं मेरी सासू माँ, उन्होंने पहले से देख रखा था कि ये बिजनेस कैसा होता है, क्या होता है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे एक चीज हिंट कर दिया था कि देखो सपना, आरसीएम में आने के बाद या फिर दीपक जी के साथ जुड़ने के बाद आप आरसीएम में अपना नाम कमाना। क्योंकि आरसीएम वो कर चुके थे, उनको पता था उनके हस्बैंड के साथ, मेरे ससुर जी के साथ, मिस्टर लादू लाल बाफना जी, सभी जानते हैं। उनसे से आज रूबी की टीम दीपक जी को मिली है। दीपक सेकंड जनरेशन है। तो कह सकते हैं कि ये काम मेरी सासू माँ देख चुकी थी, मम्मी देख चुकी थी। उन्होंने कहा कि सपना, आरसी में आने के बाद तुम अपना नाम कमाना,
मैं अपनी पहचान नहीं बना पाई लोगों के बीच, पर तुम आरसीएम में जाके अपनी पहचान बनाना। तो वो जो कॉन्सेप्ट था मेरी मम्मी जी का कि यार, वो ओपन माइंडेड थी, उन्होंने मुझे किसी चीज की बंदिशों में नहीं रखा कि आपको यहाँ नहीं जाना, ये ऐसा नहीं बोलना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कभी कोई बंदिशों में नहीं रखा। कहते एक मारवाड़ी फैमिली, या मारवाड़ी फैमिली, पसीने छूट जाते लोगों के, राजस्थानी कल्चर में आना कोई आसान बात नहीं होती। कि जब मैं इस फैमिली में आई तो मैं बहुत अंदर से घबराई हुई थी, पर जब मम्मी का इतना बड़ा जब साथ मिला, बातचीत की इस तरह, पूरी फैमिली ने मुझे साथ दिया, मेरे देवर, मेरी ननद, मेरे ससुर जी, मम्मी जी, और दीपक जी का तो सबसे बड़ा हाथ कहना चाहूंगी कि इन्होंने मुझे मेरा हाथ कभी भी नहीं छोड़ा। फिर कहते हैं कि चलो भाई, लाइफ सेट हो गई, आप आरसीएम में काम करना चालू कर दिया, आपके भी सब कुछ सारे सपने पूरे हो गए। मैं अपने आरसीएम से इनकम कमाने लगी, दादा टेकों पे बैठने लगी, लोगों से बातचीत करने लगी, प्रोडक्ट को जानने लगी। कहते हैं कि अगर आप किसी प्रोडक्ट के बीच में रहोगे ना तो उसको अच्छी तरीके से जान पाओगे। तो मैंने अपना पहला कॉन्सेप्ट रखा कि मैं डेपो में बैठ के सारे प्रोडक्ट पे सर्च करूंगी, सारे तो नहीं कर पाऊंगी पर जो इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें कंपेरिजन तो कर सकती हूँ कि ये प्रोडक्ट क्यों अच्छा है, ये प्रोडक्ट क्यों नहीं अच्छा है। वहां से मेरी जनरी जनरी मैं कह सकते हैं कि मेरी जर्नी जब चालू हुई तो कई सारी चीजें, बाधाएं कहते हैं आ गई कि तबीयत खराब होने लगी। तो फिर न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया, फिर आज से में धीरे धीरे न्यूट्रिशन के बारे में बताने लगी, फिर धीरे धीरे फिर वो माहौल बनने लगा कि लोग मुझे सुनना चाहते थे, मेरी बातें करना चाहते थे। दीपक जी ने वहाँ पे भी मेरा सपोर्ट किया। आज ऑल ओवर इंडिया में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे मैं मीटिंग नहीं करती हूँ, सेमिनार नहीं करती हूँ, लोगों के बीच जाती नहीं हूँ, और ये सब जो देन है वो आरसीएम की वजह से है। आज मैं कहना चाहूंगी, मैं खुद को बहुत प्राउड से कहना चाहूंगी कि आज मैं आरसीएम की एक जानी मानी अपना नाम कमा लिया है। मैं आज सभी के बीच अपना नाम कमाने के बाद के बीच आज यहाँ पे आई हूँ, तो तहे दिल से उस खुदा का, उस ब्रह्मा पिता परमात्मा का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनकी वजह से आज मैं आप सभी के बीच हूँ और अपना नाम कमा पाई हूँ। आज यहाँ पे सभी मुझे अपने नाम से जाने जाते हैं। मेरे जब माइंड में एक चीज आया कि भैया, सब कुछ कर लिया, आरसी में आ गए, पैसे कमाने लग गए, अपना नाम कमा लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या करना है मुझे? उसके बाद क्या करना है? लोग कहने लग जाते हैं, शादी हो गई, कमा लिया, पैसे कमा लिए, अब बच्चे पैदा करो। राइट? वो भी एक चीज आता है, फेस आता है कि अब बच्चे पैदा करो, बट वो चीजों को मैंने अपने साइड में रखा और दीपक जी का सपोर्ट रहा, लोगों का सपोर्ट रहा। और कहते हैं आरसीएम में आने के बाद हम पति पत्नी का प्यार और बढ़ गया। और कहते हैं कि वो एक हनीमून फेज होता है कि शादी के बाद लोग हनीमून पे जाते हैं। बट मैं कहना चाहूंगी कि आरसीएम में आने के बाद, मैं शादी के बाद आज तक हनीमून पे नहीं गई, बट आरसीएम की इतनी मीटिंग में गई हूँ कि जिस जिस सिटी में गई हूँ वहां पे मेरा हनीमून हुआ है। तो ये आरसीएम की देन है कि आरसीएम से मेरे सारे ड्रीम्स पूरे हो गए। ऑल ओवर इंडिया में, ट्रेवल करती हूँ, लोगों के बीच जाती हूँ, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना कह सकते हैं कि अपने पति के साथ टाइम बिताने का मौका मिलता है। कहते हैं जब आप कोई जॉब करते हैं, कहते हैं एक फैमिली में कमाने वाला एक इंसान होता है, वो होता है पिता या फिर कोई फादर, आपके घर का भाई, लड़का, जो कमाता है, पैसे कमाता है। जो पैसे कमाता है ना, उसको कभी भी जॉब करने वाला या नौकरी करने वाला कह सकते हैं कि उसको कभी भी अपनी फैमिली के साथ बिताने का समय नहीं मिलता। वो जब जब समय नहीं मिलता ना तो उसकी पूरी फैमिली दुखी रहती है कि उसकी कह सकते हैं उसकी बीवी दुखी रहती है, उसके बच्चे दुखी रहते हैं कि यार, पापा को हमारे साथ टाइम बिताने का वक्त ही नहीं है, या हमारे साथ कहीं घूमने जाने का वक्त ही नहीं है। और कहते हैं बीवी और पति के बीच जो कलेश होते हैं ना, वो इसके लिए होते हैं क्योंकि उन दोनों को आपस में टाइम बिताने का मौका ही नहीं मिलता। सुबह से बेचारा पति काम पे चले आता है, दिन भर पत्नी घर में काम करती, शाम को बच्चों को भी पालती, सब कुछ घर का काम करती है। और जब पति घर पे आता थका के, और खाना खा के डकार मार के वो सो जाता है, और रात में भी खराटे मारा करता है। तो ये कुछ होता है, क्योंकि इसमें दोष ना पुरुष का है, ना नारी का, ना पति का है, ना बीवी का, ना बच्चों का। इसमें दोष है हमारी माइंड सेट का कि यार, नौकरी करने से हमारी जीवन शैली चलेगी। वो समय गया भैया कि आपका जॉब करने से फैमिली चलती थी, आज जॉब करने से अपने खर्चे भी नहीं चलते। वो तो वो समय चला गया, अब वो समय आ गया है कि आप इंडिपेंडेंट बनो, अपना खुद का बिजनेस खोलो। और बिजनेस खोलने में भी आपको रिस्क है कि आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं, कंपटीशन में रहेगा,
जगह की दिक्कत, पैसे का दिक्कत, आपको हर महीने उतना कमाना पड़ेगा कि आप अपने खर्चे निकाल सको, तो सबसे बेस्ट तरीका है आरसीएम, कि आप यहाँ पे आरसीएम में अपना टाइम देने के बाद अपनी फैमिली को समय दे पाते हैं, अपनी फैमिली के ड्रीम्स पूरे कर पाते हैं, अपनी फैमिली के लिए वो सब कर पाते हैं जो वो करना चाहते हैं। तो ये जो चीजें है ना, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अगर आप जॉब करते हैं, कहीं जाते हैं, अपने काम करते हैं, तो ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप आरसीएम में आके नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो यहाँ पे लोगों को सिखाया जाता है कि आप अपनी बीवी के साथ, अपनी फैमिली के साथ कैसे रहे, कैसे अपने प्यार बढ़ाए, अपने ड्रीम्स पूरे करें। तो कोई और जगह नहीं मिलने वाली, कोई और प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला, वो मिलेगा सिर्फ आरसीएम में। तो भैया फिर आ गई बात कि बिजनेस आपका बढ़ने लग गया, तो मैंने पहला जो कहते हैं कि अपनी लिस्ट तैयार करो, तो लिस्ट में मैंने अपना सबसे पहले पापा का नाम लिखा। तो मेरे पापा एक वेल सेटल बिजनेसमैन है, उनका ब्रिक्स का खुद का कारखाना है, 3 कारखाने थे। मेरी शादी के बाद उन्होंने बंद कर दिया, बट शादी के पहले उनका ब्रिक्स का था कि अच्छी खासी 25-30 लाख पर ईयर अपना निकाल लेते थे, और कई बार तो 50 लाख तक का उनका ईयरली पैकेज था। तो उनका माइंड सेट था भैया हम बिजनेस करेंगे, हमको और कुछ नहीं करना। बट शादी के बाद, मेरी शादी के बाद उन्होंने ब्रिक्स का बिजनेस बंद कर दिया, हम 5 बच्चों की शादी हो गई, तो पापा ने कहा कि भैया हम रिटायरमेंट ले लिए हैं, अब हमको कुछ नहीं करना। तो भाई मैं आरसीएम में आई थी, तो मेरी लिस्ट में फर्स्ट नाम पापा का था। तो कहते हैं ना, अपना अपने से नहीं समझता, तो भैया मेरे पापा भी मुझसे नहीं समझे। और वो एक माइंड थॉट रहता है ना, हमने तुमको पैदा किया है, तुम हमको सिखाओगे बिजनेस करना। तो वो एक माइंड सेट था। और कहते हैं कि बचपन से जो आपके बीच बड़ा है, वो बच्चे आपको सिखा रहे, तो ये बात हजम नहीं होती पापा मम्मी को। तो फिर कहते हैं कि मैंने उनको काफी कन्विंस करने की कोशिश किया कि आरसीएम का सामान ही इस्तेमाल कर लो, आप मत आरसीएम में काम करो। तो पापा मम्मी कहने लगी कि नहीं भैया हम नहीं कर सकते, तुमको करना है तुम करो, हम तुम्हारे साथ है। बट फैमिली मना कर दी, बिल्कुल मना कर दी, हमसे तो ना हो पाएगा। तो मैं कहते हैं ना कि लड़की एक इमोशनली अटैचमेंट होती है अपने पापा से। तो एक बार का वक्त था कि मुझे पता चला कि इंदौर में दिनेश चौधरी सर की मीटिंग थी। तो मैंने पापा को फोन लगाया ऐसे ही, कैसे हो पापा, गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? तो बोले कुछ नहीं। मैंने ओम शांति, बोले ओम शांति, क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं, मैंने एक काम था आपसे। तो बोले हाँ बोलना। मैंने मेरे को आपका 3 घंटे का वक्त चाहिए। तो बोलते क्यों, कहाँ जाना है? मैंने आप एक काम कीजिए, वहाँ पे दिनेश चौधरी सर का मीटिंग है, वहाँ पे जाके अटेंड करिए। तो वो फिर वही वाला सेट हो जाता है ना, यार पापा कैसे सुन लेंगे अपनी बेटी के। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, हमसे तो ना हो पाएगा, हम नहीं जा पाएंगे, 3 घंटे कौन सुनेगा किसी की बड़बड़। तो मैंने कहा कि एक काम करो पापा, आप मान लो कि जीवन के मेरे आखिरी 3 घंटे बचे, और 3 घंटे आपको मेरे जीवन के साथ, जीवन के लिए बिताना है। बोले पागल हो गई, किसकी बात करी? फिर उनको कसम वसम दे के, थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करके पापा को भेजा। जब पापा वहां पे फर्स्ट मीटिंग अटेंड करके बाहर निकले, मैंने उनको कॉल किया, मैंने पूछा पापा मीटिंग कैसी लगी? तो बोले अरे बाप बेटा शानदार जानदार, आरसीएम कैसे करते हैं मेरे को बता। फिर उनको मैंने आरसीएम का भीलवाड़ा कंपनी विजिट कराया, वहां पे गए, मिले। अब मिलने के बाद जब उनका माइंड सेट हो गया, तो वहां पे आरसीएम के बारे में उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना अपना पीयूसी खोलूं या कुछ छोटा सा बाजार खोलूं। तो वहां पे जाने के बाद उनका पूरा माइंड सेट चेंज हो गया था कि जब वो इंदौर आए, इंदौर में आने के बाद उनको बताया गया कि आप वहां पे वंडर वर्ल्ड खोल सकते हो। तो आज मेरे पापा आरसीएम का वंडर वर्ल्ड चला रहे हैं। और ये सब करामात है थर्ड पार्टी की, कि मेरे पापा मुझसे तो ना सुन पाए, पर थर्ड पार्टी की वजह से। और मैं शुक्रगुजार करूंगी दिनेश चौधरी सर का कि उनकी मीटिंग अटेंड करके आज मेरे पापा आरसीएम के लिए पॉजिटिव हो पाए। हम अगर मैं उनको कितना भी समझाती, दीपक जी उनको कितना भी समझाते, तो वो कभी नहीं समझते। बोलते बेटा हम इस जीवन में आप लोगों को लेके आए, आप हमको नहीं लेके आए। बट आज मेरे पापा मेरे को बहुत प्राउड करते हैं कि थैंक यू बेटा कि आपने मुझे आरसीएम दिया, आरसीएम में काम करने का मौका दिया। पापा सब जगह जाके आरसीएम का नाम फैला रहे हैं, आरसीएम के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक अलग अपॉर्चुनिटी होती है कि फैमिली को कैसे इन्वॉल्व करे। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि भैया आ गया लॉकडाउन का समय, कि इंडिया में लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन लगने के बाद काफी सारे लोगों का चैलेंज आया कि यार हम लॉकडाउन में क्या करेंगे, हम लॉकडाउन में कहाँ जाएंगे, हमारा काम कैसे चलेगा। बट हमारी फैमिली बहुत बिंदास थी, क्योंकि हम आरसीएम करते थे, रॉयल्टी इनकम आती थी, खूब ऐश से जी रहे थे हम अपनी लाइफ को, बिल्कुल बिंदास तरीके से जी रहे थे, नो टेंशन। हाँ कुछ चीजें कि हमारी लॉकडाउन में कहते हैं कि
लॉकडाउन में पति पत्नी के बीच ज्यादा कलेश होता है, बट यहाँ पे हमारे बीच कलेश था ही नहीं, क्योंकि हमारे पास इनकम सोर्स अच्छी थी और हमारे बीच प्यार और बढ़ने लग गया। और कहते ही लॉकडाउन ने हमें और करीब लेके आ गया। तो हम छोटी छोटी चीजें एक दूसरे के लिए करते थे। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में मैं दीपक जी के हेयर कटिंग कर रही, क्योंकि सैलून उस वक्त बंद था। तो दीपक जी ने मुझे रिक्वेस्ट करा कि सपना मेरे बाल कट कर दो, मेरे बाल बहुत बढ़ गए। मैंने कहा कहीं गंजा वंजा कर दूंगी तो फिर कहना मत। तो बोले नहीं नहीं, मुझे तुम पे यकीन है। फिर उस वक्त हमने हमारी लाइफ को काफी अच्छे से जी। फिर उस समय एक फेस आया कि यार अपनी लाइफ में एक चेंज लेके आया जाए, फैमिली प्लानिंग की जाए। तो लॉकडाउन में समय भी था, घर पे थे, तो सोचे चलो फैमिली प्लानिंग के लिए सोचते करने स्टार्ट करते हैं। तो मम्मी का सबको मतलब बहुत सपोर्ट था, डॉक्टर वगैरह को दिखाया तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ आप स्टार्ट कर सकते हो, आपका फैमिली बड़ा जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो उस वक्त मैं बहुत खुश थी कि चलो हम हमारी फैमिली आगे बढ़ा रहे हैं। तो लॉकडाउन में 2020 का वक्त था। अ, अक्टूबर 2020 अक्टूबर को हमको पता चला कि अ, हम कर सकते हैं। तो दिसंबर में हमने प्लानिंग करी, दिसंबर में मुझे कंसीव हुआ, बेबी कंसीव हुआ। और भगवान की दुआ से उस समय मुझे ट्विंस कंसीव हुआ था कि दो बच्चे भगवान जी ने मुझे तोहफे के रूप में दिए थे कि बेटा जा तू दो एक बार में ही तुझे दो बच्चों की खुशियां देता हूँ। तो उस वक्त का फेस इतना था कि मैं बहुत खुश खुश थी, मेरे पूरी फैमिली खुश थी, सब जने हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। पर कहते हैं ना कि इतना आसान जिंदगी नहीं होता है। तो इतना आसान नहीं था सब। वो एक कहते फिल्म चल रही थी, फिल्म में एक एक्शन आ गया बीच में, एक्शन एडवेंचर आ गया कि क्या हुआ अचानक कि उस वक्त 4 मंथ हुआ था। और 2021 फैब में मुझे पता चला कि मेरे पेट में अचानक रात में बहुत दर्द होने लगा। तो फिर डॉक्टर के पास गए, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद मुझे ठीक लगा। फिर फरवरी मार्च अप्रैल सॉरी, तो वो फेस आ गया कि मेरा अचानक रात में 2 बजे के करीब मेरा पेट में दर्द होने लगा कि मैं दीपक जी को उठाया कि दीपक जी मेरे टमी में कुछ पेन सा हो रहा है। दीपक जी घबरा गए, रात में डॉक्टर के पास लेके गए। तो जब चेक किया तो वहाँ पे सोनोग्राफी में आया कि मेरा जो सेकंड बेबी है वो एक नस में जाके फंस गया है, ट्यूब में जाके फंस गया है। तो वो जब ट्यूब में फंस गया था, साइड के ट्यूब में फंस गया था, तो डॉक्टर ने बोला था कि अभी बच्चा निकालना पड़ेगा, नहीं तो इनके बॉडी में खून रुक जाएगा और ये जिंदा नहीं रह पाएंगे रात के 2:30 बजे के करीब। तो उस वक्त मैं अंदर से मतलब टूट गई थी, घबरा गई थी, परेशान हो गई थी। मैंने यार 4 मंथ का बेबी और ट्विंस है। तो मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि आप एक बेबी निकाल दो, एक तो रहने दो। तो डॉक्टर बोले कि वो बच्चादानी वो जब फटेगी तो दोनों ही निकालना पड़ेंगे, हम नहीं कुछ कर सकते, सॉरी। तो मैं खूब रोई, खूब मतलब कह सकते कि वो फेस ऐसा था कि भगवान ने दिया और वापस ले भी लिया। पर ठीक है, जो भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हम घबरा गए थे, परेशान हो गए थे। फिर डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर सुबह 8 बजे के वक्त हमारा मेरा मुझे ओटी में लेके गए, ऑपरेशन किया। अब जब ऑपरेशन करने के बाद एक वक्त था कि मैं एक रूम में रो रही थी। दीपक जी मुझे मतलब ऐसे देख के मतलब इधर उधर जा रहे थे, वो मेरे सामने ना रोए क्योंकि मैं अंदर से उठ जाऊंगी। तो मुझे संभाल रहे थे, फैमिली पूरी घबरा गई थी, टेंशन में आ गई थी कि क्या हो गया अचानक। फिर पूरी कहते हैं कि फैमिली घबरा गई थी उस वक्त। तो वहां पे जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो काफी सारे लोगों को पता चला कि मैं एडमिट हूँ। तो वहां पे आरसीएम के लोग वहां पे आके देखने लगे कि क्या हो गया मैडम, आप एडमिट क्यों हो, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। करीबन 50-60 लोग वहां पे आके मुझे विजिट करके देख रहे हैं। तो वहां पे जो कंपाउंडर था, वहाँ की नर्सेस थी, वो पूछ रहे थे कि आप कौन हो, कोई पॉपुलर इंसान हो क्या। तो मैं उस वक्त बोलने की भी हालत में नहीं थी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं बिजनेस करती हूँ, वहाँ पे सब लोग मेरे फैमिली जैसे हैं। बोले हमने आज तक इस हॉस्पिटल में कभी इतने लोगों की भीड़ नहीं देखी जितनी आपके एडमिट होने पे यहाँ पे लोगों की भीड़ देखी है। तो उस वक्त तो मेरा फेस कुछ अलग ही था कि मैं घबराई हुई थी, टेंशन में थी, रो रही थी। मैं दीपक जी अलग रो रहे थे, फैमिली वाले अलग रो रहे थे।
मम्मी पापा अलग रो रहे थे, तो सबका एक अलग था। फिर हमारा हालत ऐसा हो गया था कि हम एक दूसरे को संभाल रहे थे। मेरा मतलब मैं बीमार डिप्रेशन में आ गई। फिर 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, फिर सब दीपक जी बाहर आने जाने लगे, मीटिंग करने लगे। तो जब एक कहते हैं ऑपरेशन के 1.5 महीने बाद मैं इतनी डिप्रेशन में आ गई थी, इतनी बीमार पड़ गई थी। आप जैसे फर्स्ट फोटो में देख रहे होंगे, मैं इतनी बीमार हो गई थी कि डॉक्टर ने बोला था कि इसको बाहर लेके जाओ। मैं घर से, रूम में से बाहर नहीं निकलने की कोशिश, इच्छा होती थी कि मैं रूम से बाहर निकलूं, किसी से बात करूं, किसी को मिलूं जुलूं, कुछ मन नहीं करता था मेरा। तो डॉक्टर बोलने लगे कि लड़की को बाहर लेके जाओ, अगर ये बाहर नहीं लेके गए ना तो ये अंदर ही कूट कूट के मर जाएगी। तो दीपक जी ने सपोर्ट किया, उन्होंने हेल्प किया, बोले कि कोई घबराने की बात नहीं है, ऑपरेशन सभी का होता है, मेरा भी हुआ था बचपन में। मैं गिर गया था, मुझे पैर में रॉड डली थी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फैमिली ने सपोर्ट किया कि चलो ठीक है सपना, तुम बाहर जाओ, माइंड फ्रेश करो, ओपन माइंडेड वापस बनो। फिर वो एक जुनून आया कि यार मैं कर सकती हूँ। फिर वापस से मैं बैक टू आरसीएम हो गई, लोगों के बीच आना जाना चालू किया, लोगों के बीच मिलना जुलना चालू किया, मीटिंग सेमिनार स्टार्ट किया। तो आज का ऐसा वक्त है कि मैं गॉड का थैंक यू कहना चाहूंगी कि आज उन्होंने मुझे इतनी सहन शक्ति दी है कि आज मैं आप सभी के बीच वापस से आके अपना बैक टू पावर, अपना आपको 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज की मेरी छोटी सी बायोग्राफी आपको अच्छी लगी हो, और कह सकते हैं कि आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। और मेरे क्या है, थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ, उसके लिए सॉरी, बट थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बुलाया। तो मेरी आज थोड़ी छोटी सी बायोग्राफी थी जो मैंने आपके बीच लेके आई हूँ। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.